डिस्कस किया था। हेडिंग डालिए आप लोग, ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेस। राइट, ऑर्गेनिक बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर हमें कोई नेगेटिव आयन का बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, दो तरह के बेसिस होंगे, एक न्यूट्रल और दूसरा नेगेटिव आयन। अगर हमें किसी नेगेटिव आयन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड का पहले निकाल लूंगा, एंड उसके हिसाब से मैं रिवर्स करके आंसर सोच लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा है कि मीथेन से ज्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर दे। इससे ज्यादा कौन होता है? अमोनिया। इससे बेटर, एकदम पूरा लिस्ट याद रहना चाहिए यहाँ तक, है ना। इससे बेटर कौन सा होता है? ROH। उससे बेटर कौन सा होता है? HOH, वाटर। इससे बेटर कौन होता है? HF। एंड देन फार बेटर कौन होता है? HCl। तो ये तो आपने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में समझा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट करूं कि टेल मी द बेसिक ऑर्डर, मान लो इनमें से कोई भी ले लिया मैंने। टेल मी द बेसिक ऑर्डर बिटवीन दिस एंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड OH माइनस एंड F माइनस। मान लो मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, या राइट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, तो कैसे सोचेंगे? बिल्कुल, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया है तो आप ये बड़े आराम से सोच सकते हो। इफ यू नो एसिडिक स्ट्रेंथ यू कैन आंसर बेस्ड ऑन दैट ट्रेंड। बताओ, अगर एसिड अच्छा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस खराब, है ना। एसिड अच्छा हुआ तो बेस खराब, एंड वाइस वर्सा। तो बताओ, एसिडिक ऑर्डर पता है तो क्या इनके नेगेटिव को देख के आइडिया नहीं लग जाएगा? क्या ऑर्डर आएगा? CH3 माइनस सबसे पावरफुल, उसके बाद ये, तो जाके OH, एंड तो जाकर के। समझ में आया? मान लो मैंने क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया कि भाई बताओ, CH3 माइनस NH2 माइनस C2H5O माइनस एंड OH माइनस, इनमें ऑर्डर बताओ। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल करने के लिए इसको ऐसा कर सकता हूँ कि इसको किसी मेटल आयन के साथ दे दूं। मैं आपसे ऐसा पूछ सकता हूँ कि बताओ भाई, कौन ज्यादा पावरफुल बेस है, NaNH2 या NaOH? तो अगर आप ये ट्रेंड नहीं समझते रहोगे तो शायद आपके दिमाग में अभी भी आए कि NaOH तो बहुत अच्छा बेस होता है। बट देखो, NH2 माइनस इज इवन पावरफुल। NH2 माइनस यहाँ आता है, तो जब एसिड अच्छा है तो बेसिक ऑर्डर क्या आ जाएगा? CH3 माइनस इज वेरी पावरफुल, देन CH2CH माइनस, देन NH2 माइनस, एंड देन RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, एंड देन RO माइनस, देन OH माइनस, देन F माइनस, वेरी वेरी बेटर एज कंपेयर टू Cl माइनस, सबसे खराब Cl माइनस। समझ में आया? तो एक तो इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें आपको एसिडिक ऑर्डर पहले से पता हो, उसके नेगेटिव आयन बना बना करके सोचने वाला। आयन सबसे सूटेबल वही होता है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने बहुत ज्यादा काम कर रखा है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सोचना है। ये सुनो, हाँ, तो इसको नोट करके एक बार ही लिखोगे आप लोग, ठीक है। मैं अभी इस तरह के नेगेटिव वाले की बात नहीं करूंगा, एक आधा क्वेश्चन और देता हूं, उसके बाद मैं सीधा स्विच करूंगा कहाँ पे? अमाइन एज अ बेस, न्यूट्रल कंपाउंड, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसी को हमें कवर करना है। और आज टॉटोमेरिज्म भी पढ़ना है हमें, ये दोनों काम करना है। तो थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाओगे आप लोग?
कर लिया? क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of basic strength. Arrange the following in increasing order of basic strength. है ना? कौन से हैं ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, चलो देखते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव डाल दो बेटा, यहाँ नेगेटिव डाल दो, ठीक। और फिर क्या आंसर आएगा कीर्ति? भूपिंदर, क्या आंसर आएगा इसमें? इन तीनों में क्या आंसर आएगा? इनके करस्पॉन्डिंग एसिड्स देख लो, उसके हिसाब से कर लेंगे। इनके करस्पॉन्डिंग एसिड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये क्या, और ये क्या हो गया? अब देख, एक तरीका और भी होता है, आपको मैंने कल pKa वैल्यू का लिस्ट दिया था पूरा, और ग्रुप में भी PDF शेयर कर रखा है। आप बताओ, यहां से देखो, H प्लस आयन जब निकालते हो तो इसका pKa कितना है? 25, इसका pKa 16 के आसपास है, और इसका pKa क्लोज टू 19 या 20 के आसपास। तो कहने का मतलब कि जितना pKa कम उतना अच्छा एसिड, और एसिड अच्छा तो बेस खराब। इन तीनों में सबसे खराब बेस कौन सा? उसके बाद और सबसे अच्छा बेस? तो आंसर विल बी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, उसके बाद आएगा आपका CH2। देखो, यहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की लो होती है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन को ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबलाइज कर दे। अच्छा, इसी लिस्ट में एक और ले लो, एक और ले लो, कौन सा? मान लो बेंजीन लगा के CH2 माइनस, अब आपको समझ में आएगा, यहाँ सिर्फ रेजोनेंस है 5, और इसका अगर आप इंपॉर्टेंस देखोगे तो, इसका इंपॉर्टेंस देखोगे इस जगह पे, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव ना तो एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना रेजोनेंस होकर के किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, ना इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे डिफिकल्ट है। मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो पीके बनता है उसका रफली अराउंड 40 के आसपास होता है, 37-40 के बीच, है ना? तो सबसे पावरफुल बेस वो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ बोलो, चलो। तो ये रहा किसके बारे में डिस्कशन बेटा? नॉर्मल नेगेटिव आयन कोई बन जाए तो हम कैसे सोचेंगे। ओके, अब इसी पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाओगे क्या। लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल greatly proceed towards forward direction. Identify which of the following reaction greatly proceeds towards forward direction. अब आपको पहचानना है कौन कौन से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएंगे। मैं ए दे रहा हूं, मान लो मैंने दे दिया CH3 माइनस और अमोनिया ले लिया, और तुमको बोल रहा हूं कि ये बन गया मीथेन एंड ये बन गया NH2 माइनस। दूसरा ले रहा हूं, बोल रहा हूं कि यहाँ फिनॉल लिया है और इसको तुम क्या ले लो NaOH के साथ, तो ये क्या इधर की तरफ जाएगा क्या? ऐसे क्वेश्चन है।
तीसरा मैं ले रहा हूं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और अमोनिया ले रहा हूं, क्या यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड NH2 माइनस आएगा क्या? फिर मैं ले रहा हूं उल्टा, बल्कि NaNH2, और पूछ रहा हूं कि यहाँ अगर तेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाए तो क्या यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस एन अमोनिया आएगा क्या? इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएंगे। तो क्या तरीका है भाई, ये चेक करने का क्या तरीका है कौन से फॉरवर्ड जाएंगे? बड़ा आसान सा था। क्या डिस्कस किया था इसको? स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस विल गो इनटू वीकर एसिड एंड वीकर बेस। हमेशा की ये रहना चाहिए स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस, उधर से वीक एसिड वीक बेस। क्या आप पूरा ट्रेंड जो मैंने समझाया उसके हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाओगे? जल्दी लगाओ, 2 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। चलो देखा जाए। बताइए पहला वाला पॉसिबल है बेटा? आप चेक करो पहले,
ये हम देखो दो तरीका है, या तो एसिड एसिड चेक कर लो या तो बेस बेस। तो ये बेस है ना, इसका इस बेस के साथ चेक करो, बताओ कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, CH3 माइनस NH2 माइनस। तो ये आपको मालूम है CH3 माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन NH2 माइनस, तो ये इधर से इधर जाएगा। अब आ जाओ एसिड एसिड चेक कर लो, एसिड एंड एसिड, बताओ कौन एसिड बेटर है, अमोनिया या CH4? अमोनिया बेटर है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर एसिड वीकर बेस की तरफ, यानी ये पॉसिबल है। कितने लोग का सही हुआ याद रखो, सबका होना चाहिए बेटा। इसमें क्यों गलती हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ देख चुके हो समझ चुके हो तो इसमें क्यों गलती हो रही है अरोरा, क्यों गलती हो रही है? क्या रिएक्शन समझ नहीं आ रहा है वह, ये गलत बात है। इसमें बताओ, बता, फिनॉल एंड वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? विच इज मोर एसिडिक, फिनॉल और वाटर? वाटर? सीरियसली बेटा, दोनों ऑक्सी एसिड्स हैं, दोनों में तुम एक काम करो O माइनस बना के देखो, कौन ज्यादा स्टेबल है भाई इन दोनों में? दिस वन, बिकॉज ऑफ 5। यहाँ तो कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं, कुछ तो है यहाँ पे। तो ये स्टेबल है मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एसिड। अच्छा यार, क्या फायदा है इतना देर से पढ़ाने का बेटा, कुछ फायदा है? इतना डिस्कशन करने का कोई फायदा है? अगर आप वाटर को फिनॉल से बेटर एसिड बता दो तो सारा पढ़ाई लेकर ही बेकार है हम लोग का। तो ROH नहीं है ना ये, दिस इज फिनॉल। ROH नॉर्मल अल्कोहल होते हैं, फिनॉल अलग चीज है ना। और मैंने बोला भी कितनी बार, ऑर्गेनिक एसिड में फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव एंड कार्बोक्सिलिक, यही दोनों एसिड होते तो भी दिमाग में जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा गलत बात है ये, बहुत ऊपर ऊपर से आप लोग बस पढ़ रहे हो ना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें इसमें फिनॉल इज बेटर एसिड देन दिस, सो इट विल गो इन दिस। ये भी कंप्लीट कि ये कितने लोग का सही हुआ था? तो इसमें बताओ ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है बेस में ये बेस इस बेस से कमजोर होता है, ये वीकर बेस है। बेस में NH2 माइनस इज बेटर देन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये हमने देखा, यहाँ पे देखो एसिडिक ऑर्डर ये, तो बेसिक ऑर्डर ठीक उल्टा। तो ये नहीं हो सकता, ये होगा। कितने लोग का तीनों सही हुआ हाथ उठो, ये तुम्हारा गलत हो गया। क्या पढ़ रहे हो यार, बताओ, कोई फायदा हो रहा है इसे पढ़ने का? चलो बस हो गया ये। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में। इतना प्यार से हल्के हल्के समझाने के बाद भी छोटी छोटे पॉइंट्स पे गलती कर दे रहे हो, बताओ। हाँ चलो कर लिया सभी ने। किसके बारे में अब डिस्कशन होगा बेटा? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए आप लोग, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ comparison of basic strength in amine aniline and their derivatives. ओके, सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब जो हमारा डिस्कशन होने जा रहा है
उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस का आपस में कंपैरिजन होने जा रहा है। किसका कंपैरिजन? नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, सो बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन इन नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि ये कोई नेगेटिव आयन नहीं, ये न्यूट्रल स्पीशीज हैं, फिर भी ऑर्गेनिक में ये बेसिक स्पीशीज की तरह काम करते हैं। तो उनमें सबसे सिंपलेस्ट देखते हैं कि बेस की तरह कैसे काम करता है। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक बेस क्यों है? कोई इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है नहीं, फिर ये बेस क्यों है? क्योंकि अमोनिया के अंदर बेटा लोन पेयर प्रेजेंट है एंड इसके वजह से इस नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करता है? वाटर का जो डिसोसिएशन होता है उसको ये प्रमोट करता है। ये लोन पेयर इसको दे करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है और ये इक्विलिब्रियम। क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है सर? क्या ये फॉरवर्ड बहुत ज्यादा जाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ देखो तो केबी की वैल्यू से पता चलता है उसका ऑर्डर 10 के पावर -5 के आसपास। सो ऑर्गेनिक बेसिस are those where nitrogen contains lone pair. And are they example of very strong base? Answer is no. वो सारे बेसेस वीक बेस ही हैं। तो अमोनिया पानी में डालते हो तो लिटिल बिट ऑफ OH माइनस देता है। तो फिर बेस कैसे है? क्योंकि OH माइनस का नंबर ज्यादा होगा। तो आपको मालूम है इफ OH माइनस नंबर इंक्रीजेस ग्रेटर देन H प्लस, सॉल्यूशन इज बेसिक। एक ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाए एट 25 डिग्री सेल्सियस, देन इट इज बेसिक। बोलो, तो ये दोनों चीजों में है भाई, ऐसा करता है। सो अमोनिया खुद से OH माइनस नहीं निकालता है, बल्कि अमोनिया वाटर में जाते ही वाटर का क्या H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है और वाटर से ही OH माइनस रिलीज होता है। समझ गए? तो जैसे अमोनिया करता है ऐसे इसके पार्टनर्स भी करते हैं। इसके पार्टनर्स का मतलब मैं इसको डेरिवेटिव में लेके चला हूं। देख यहाँ पे मान ले मैंने R ले लिया। R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब बताओ अगर मैं H2O ले रहा हूं तो ये लोन पेयर H प्लस को देगा और ये उठ करके यहां आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये? RnRRH पॉजिटिव। क्या मिलेगा? OH माइनस, Kb वैल्यू। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा Kb उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb, क्योंकि pKb की वैल्यू क्या होती है? -log⁻10। जितना ज्यादा Kb, pKb उतना ही कम। आ रहा है क्या सबको समझ में? और pKb कम तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। देखो ये क्या है बेटा? एस बेस है ना, यहाँ पे इसमें प्रोटॉन ऐड कर दिया तो ये जो बना ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। क्या अग्री करते हो? कॉन्जुगेट एसिड। अब एक बात ये भी आता है कि यार ये कॉन्जुगेट एसिड यानी RnR, ये कॉन्जुगेट एसिड इसको अगर पानी में लिया जाए तो क्या करता है? तो ये वाटर में डालते हो ना तो ये देख पॉजिटिव है ना, बोलना, अपने प्रोटॉन को ये इसको ट्रांसफर कर देता है। क्या बन जाएगा ये? RNH। बोलो क्या बनेगा ये? RNH, RRRN एंड फिर H3O पॉजिटिव बनेगा। बोलो RnRR लोन पेयर एंड H3O पॉजिटिव। ये जो रिएक्शन है इसमें देखो इसने प्रोटॉन दिया है, यहां पे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखते हैं।
और बेटा कोई भी कॉन्जुगेट एसिड एंड उसके कोरोस्पॉन्डिंग बेस के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? इसका Ka और कोरोस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस का Kb, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? Kw। हमेशा याद रखना। और ये वैल्यू कुछ और नहीं, कितनी होती है? 10 के पावर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो एक रिलेशन निकल के आता है, Pk प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw। अब ये बताओ, ये तो फिक्स वैल्यू है ना, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कहने का मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pka हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ता है तो दूसरा घट रहा होता है। तो Kb अगर ज्यादा हुआ तो Pk उसके हिसाब से। क्लियर हुआ ना ये बात? तो Pk वैल्यू, अच्छा ध्यान रखना, जब हम Pk भी बात करते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं, जब Pk बात कर रहे होते हैं तो हम इसके बारे में बात करते हैं। समझ गए ना? तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए K, बेस के लिए Kb, बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए Kb यूज करेंगे, एसिडिक डिसोसिएशन या एसिडिक ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है बेसिकली, कैटायन हाइड्रोलिसिस, है ना? तो उसके लिए बात करते हैं। तो यार पूरी कहानी ये तो बॉक्स में आप लिख सकते हो, इस बात को नोट करके आप हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम कैटायन। देख, अमोनियम का डेरिवेटिव है, अमोनियम डेरिवेटिव लिख सकते हो, अमोनियम डेरिवेटिव कैटायन या उसी से रिलेटेड। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि बेसिक स्ट्रेंथ proportional to Kb, inversely proportional to Pkb, directly proportional to Pk। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज Pk प्लस Pkb का वैल्यू 25 डिग्री पे फिक्स्ड होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो एक के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन दो।
कर लिया बेटा? ओके। आइए देखते हैं। चलो, तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, राइट? तो मैं कुछ पॉइंट समझाता हूं पहले, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो देखो बेटा, एक बेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? लोन पेयर डोनर है ना ये, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है? अवेलेबिलिटी। लोन पेयर जितना वहां प्रेजेंट रहेगा, कहीं और डिलोकलाइज नहीं रहेगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर अगर इस तरह के एग्जांपल्स का मैं डिस्कशन करूं जहां पे ये लोन पेयर प्रेजेंट है और यहीं पे कोई डिलोकलाइजेशन का ऑप्शन प्रेजेंट है, तो बताओ इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? नेचुरल सी बात है, जहां पे डिलोकलाइजेशन नहीं हो। अच्छा, डिलोकलाइजेशन दो जगहों पे अगर हो, उनमें आपको लग रहा है कौन ग्रेटली हैम्पर करेगा? कौन ग्रेटली हैम्पर करेगा? डिलोकलाइजेशन यहां पे भी है और इस जगह भी था, इस जगह भी था। इन दोनों में कहां का डिलोकलाइजेशन उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा खराब करेगा? कहां पे ज्यादा खराब करेगा? बोलो। ओ माइनस पे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहां हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, इसलिए। तो जब कभी भी डिलोकलाइजेशन लोन पेयर का हो, तो ऐसे डिलोकलाइजेशन को ज्यादा फेवरेबल मानो जिसमें वो लोन पेयर जाकर के किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के सर पे पहुंच गया ना, वो उसको एक्वायर कर रहा हो, तो वो ज्यादा अच्छे से इसको होल्ड करेगा। इसको होल्ड करेगा तो इस लोन पेयर को यहां आने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए कम बेसिक हो जाएगा। ऐसी जगहों पे क्या प्रॉब्लम है कि आपने कर तो दिया, बट बनने वाला तो क्या है? कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कम होती है? तो इसका मतलब कि वापस आकर के यहीं आने का चांस ज्यादा है, तो इसलिए ये अभी भी ज्यादा बेसिक है इसके तुलना में। समझ में आया? अच्छा, तो एक चीज समझ में आया कि एक तो डिलोकलाइजेशन खराब करता है बेसिक स्ट्रेंथ, लोकलाइज लोन पेयर फिर भी बेटर है एज कंपेयर टू डिलोकलाइज। दूसरा और क्या खास बात है कि अगर वो डिलोकलाइज हो जाए तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला गया वो लोन पेयर, तो और भी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को खराब करेगा। और कोई जगह बताओ जहां बेसिक स्ट्रेंथ को खराब कर सकता हो? वो है जब लोन पेयर किसका पार्ट हो जाए? एरोमेटिक कैरेक्टर का। किसका पार्ट? एरोमेटिक कैरेक्टर का पार्ट होने का मतलब, अगर तुम इस लोन पेयर को रोक दिए, किसी प्रोटॉन को दे दिए, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा खराब करता है बेसिक स्ट्रेंथ। समझ में आया? हाँ। तो कौन से फैक्टर्स मैंने आपको समझाए? अ लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। दूसरा कौन सा बताया? अमॉन्ग टू डिलोकलाइज्ड लोन पेयर, if the lone pair is taken by negative high electronegative atom, then that will decrease the basicity more. If lone pair is the part of aromaticity delocalization, then also its basic strength will reduce greatly. क्या आपको ये पूरी बात समझ में आई? ये सब बातें ध्यान रख करके आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा सकता हूं बाई डूइंग समथिंग? Yes, I can. How? I will change the hybridization, then it will. हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं sp3 से sp2 जाऊं, sp2 से
sp जाऊं, कौन से केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगी? sp3 से sp2 या sp2 से sp? sp पे, क्योंकि sp पे परसेंटेज एस 50% हो जाएगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा। इज दैट क्लियर? लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, factors affecting basic strength of nitrogenous base bases। लिखना शुरू करो पहला। If the electronegativity of nitrogen is increased by changing its hybridization, if the electronegativity of nitrogen is increased by changing its hybridization, basic strength decreases। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। और एग्जाम्पल भी सबका लेते हुए चलते हैं, सभी का एक एग्जाम्पल है। यहां मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा सभी का, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 NH2, I'll consider another one CH2 sorry CH3 CH डबल बॉन्ड NH, फिर एक ले लूंगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। दिख रहा है? बोलिए, सभी को दिखाई दे रहा है? अब बताओ, इस जगह पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। अच्छा, इसमें परसेंटेज एस कितना आएगा? कितना एस है? एक। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? एक एस और 3 पी, 4 इंटू 100। कितना आ गया? यहां हाइब्रिडेशन निकालो नाइट्रोजन का, परसेंटेज sp2 आया ना, परसेंटेज एस निकालते हैं, कितना आएगा? 1/3 इंटू 100। एक एस का ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल है, एक एस और 2 पी, कितना आया? 33.33%। यहां परसेंटेज निकालते हैं, एस हाइब्रिडेशन sp है, तो 1/2 इंटू 100 कितना आ गया? और एक रूल जो आपको दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस। तो कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp। और ये इतना खराब होता है कि पूरे नाइट्रोजन के जितने भी बेसेस मिलते हैं उनमें सबसे वर्स्ट बेस होता है साइनाइड। नोट करके लिख लो, साइनाइड इज अमॉन्ग द वर्स्ट possible base of nitrogen containing compound। Cyanides are among the worst bases of nitrogen containing compound। सबसे खराब होता है, बहुत ही ज्यादा खराब। अब अगर आप वैल्यू देखो तो पूरे जितने भी आपको एसिड एंड बेसिस दिए हुए हैं उनमें बोला जाता है कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH, इसका मैं तुम्हें पीके वैल्यू बताता हूं। इसका पीके वैल्यू -10.1। कुछ समझ में आ रहा है? पीके वैल्यू -10.1 का मतलब के वैल्यू 10 के पावर माइनस पीके होता है ना बेटा, 10 के पावर माइनस ऑफ -10.1।
कितना आ गया 10 के पावर 10.1। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस, सच अ ह्यूज वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जैसे HBr HI HCl होते, HCl से भी बहुत खतरनाक है, HCl का तो पावर +6 होता है। ये खतरनाक एसिड है, इसका मतलब कि इसका करस्पॉन्डिंग बेस बहुत ही ज्यादा कमजोर है। स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स बेस। तो ये बहुत पुअर बेस है, इसलिए मैंने बताया अमॉन्ग वर्स्ट बेसेस है। ओके, इतना खराब है इसकी हालत। गॉट इट। चलिए, तो ये था पहला फैक्टर। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो। A localized lone pair on nitrogen, localized lone pair, localized का मतलब जो अपने जगह फिक्स्ड हो। A localized lone pair of nitrogen localized lone pair of nitrogen a localized lone pair of nitrogen is more basic than delocalized lone pair of nitrogen. A localized lone pair of nitrogen is more basic than delocalized lone pair of nitrogen. अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मैं अगर यहीं पे बेटा नाइट्रोजन को ऐसे ही छोड़ दूं NH2 और फिर एक ले लूं, और फिर एक ऐसे कर लूं, और आपसे पूछूं कि इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, तो इस जगह पे लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है। कहीं जा रहा है? ये लोन पेयर कहीं पे भी नहीं जा रहा है। जा रहा है? ये वाला लोन पेयर कहीं पे भी, ये डिलोकलाइज हो रहा है, ये भी कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे sp2 हो जाए और उसी जगह लोन पेयर प्रेजेंट हो, यानी डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन, तो ये भी, ये दोनों लोन पेयर फिक्स्ड है, लोकलाइज्ड है। जबकि ये कितने लोग बोल रहे हैं? डीलोकलाइज्ड। ये डीलोकलाइज्ड है। सो इन तीनों में सबसे खराब बेस कौन सा होगा? दिस वन, डीलोकलाइज्ड। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो आंसर होगा सबसे ज्यादा, सबसे खराब बेस तो पहले क्लियर कर लो, एनिलीन होगा इन सभी, सबसे खराब होगा एनिलीन से बेटर। अच्छा, वैल्यू कितना होता है मैं बता दूं, पीके वैल्यू इसका 4.58 है, यानी पीकेबी कितना हो जाएगा, 14 में से निकाल लो कितना आ गया, सॉरी पीकेबी कितना आएगा, 11, सॉरी कितना, 9.42। इसका मतलब केबी वैल्यू देखो कितना खराब हो गया,
-9.42, 10 के पावर -9 यार, इतना खराब है, इतना पुअर बेस है। समझ में आ रहा है सभी को? ये दोनों फार बेटर है इससे। इसका केबी वैल्यू क्लोज टू 10 के पावर -4 होता है, तो इसका देखो -10 के आसपास पहुंच गया है, -9 -10, इससे कई गुना ज्यादा बेसिक है। तो कहने का मतलब कि ये, एंड फिर ये, और सबसे बेटर कौन सा होगा? अब क्या आप बता सकते हो ये दोनों जो लोकलाइज्ड थे, ये दोनों जो लोकलाइज्ड है, इन दोनों में कैसे डिसाइड किया? इन दोनों में कैसे डिसाइड किया? हाँ जी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ sp2 है, इस हिसाब से डिसाइड किया ये बेटर होगा। गॉट इट? नोट करिए इसको। कर लिया सभी ने? क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? तीसरा फैक्टर लिखो, तीसरा फैक्टर लिखो। If during delocalization of lone pair of nitrogen, if during delocalization of lone pair of nitrogen, lone pair is delocalized
to high electronegative atom. During delocalization of lone pair of nitrogen, lone pair is delocalized to high electronegative atom, then it greatly reduces the basic strength. अब मैं आपको कंपैरिजन कराता हूं. देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2 एंड इसकी बात कर रहा हूं, कि अगर यही चीज डिलोकलाइज हो करके यहां भी डिलोकलाइज्ड है, इस जगह भी डिलोकलाइज्ड है, तीनों जगह पे कॉमन है डिलोकलाइजेशन. इन तीनों जगहों पे सबसे खराब बेसिक स्ट्रेंथ किस में आएगा? लास्ट वन. एग्जाम्पल लिखो. बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, इसमें कम डिलोकलाइजेशन, इसमें थोड़ा ज्यादा, और इसमें डिलोकलाइज होके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला गया, इसलिए सबसे खराब बेस. अमाइड ऑल्सो कम्स अंडर वन ऑफ द वर्स्ट बेसिस. नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर इसके बाद अगला दिखाता हूं. कर लिया सभी ने? मिटा दो इसको. अब अगली बात आती है कि सर डिलोकलाइजेशन होते टाइम पे अगर लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट बन गया तो क्या होगा? तो भी बेसिक स्ट्रेंथ ग्रेटली रिड्यूस होगी. लिखो. इफ ड्यूरिंग डिलोकलाइजेशन lone pair becomes part of aromaticity, then also basic strength greatly reduces. देखो डिलोकलाइज्ड में जो एग्जांपल्स देख रहा हूं इन सभी जगहों पे, यहां पे भी, यहां पे भी, और इस जगह पे भी. दिस इज द केस ऑफ पायरोल. पायरोल के PyROL. इन तीनों केसेस में सबसे ज्यादा खराब बेस कौन सा है पता है? बिकॉज दिस लोन पेयर बिकम्स पार्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर. आप कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है.
एरोमेटिक है, अगर ये लोन पे रुक जाए तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, जबकि ये लोन पे रुक भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये एरोमेटिक अभी भी है। ये लोन पे रुक जाए, अंदर ना जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो इन तीनों में सबसे खराब बेस कौन है? ये बहुत खराब है, उससे बेटर ये और उससे बेटर, क्योंकि यहां ज्यादा डिलोकलाइजेशन हो रहा है दोनों तरफ और यहां सिर्फ एक तरफ। आ रहा है बात समझ? सो इन तीनों में ये, तो अभी तक मैंने आपको 3 वर्स्ट बेसिस बताए, 3 वर्स्ट बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग कौन से, कौन से 3 वर्स्ट बेसिस? सबसे घटिया है ये। सेकंड नंबर पे सबसे बकवास आता है ये, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ फिर भी इनका, तीनों ही बकवास है बेटा, तीनों ही है। लेकिन इनमें, इन सभी खराब में भी रिलेटिवली बेटर अमाइड है, फिर ये है, फिर ये। वर्स्ट अमॉन्ग वर्स्ट आरसीएन, साइनाइड, उससे खराब कुछ नहीं। तो ये 3 ऐसे बेसिस हैं जो वर्स्ट ऑफ वर्स्ट वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उनमें ये साइनाइड सबसे खराब। समझ में आ गया? हाँ। अब कहोगे सर चलो घटिया वाली तो आपने बात बता दी, कौन खराब करता है? इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अगर मिल जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। लिखो, कर लिया नोट? 3 वर्स्ट बेसिस थे ना? आइए लिखो, देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। अब अगर उस डोनेशन के अंदर अगर बेटा कोई प्लस एम से डोनेट कर दे तो उससे और अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस कौन कौन से। ठीक, आओ चलो दिखाता हूं। देखो, मैं काम कर रहा हूं, यहां नाइट्रोजन ले रहा हूं और इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं CH3 एंड इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं CH3। फिर एक काम कर रहा हूं, CH2 डबल आई मीन सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड NH2 दे रहा हूं, लेकिन एक और NH2 यहां डाल दे रहा हूं। फिर एक काम कर रहा हूं कि इधर भी मैं NH2 डाल दे रहा हूं। अब मैं पूछना चाहता हूं इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? इससे पहले ये क्वेश्चन आंसर करो, उससे ज्यादा जरूरी है कि सेंटर ए एंड बी इन दिस मॉलिक्यूल, ए सेंटर एंड बी सेंटर में प्रोटॉन किसके पास आना पसंद करेगा?
सेंटर ए सेंटर बी में से किसके पास आना पसंद करोगे? NH2 आया यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसको चेंज कर लो, ये NH होगा, ये भी NH होगा, ठीक है, इनमें चेंज कर लेना। हाँ जी बताइए, इन दोनों सेंटर में किसके पास आना पसंद करेगा बेसिक स्ट्रेंथ के साथ? बताइए, क्या लगता है संजना आपको, ए के पास या बी के पास? देखो देखो, जो एकदम सोए हुए बच्चे हैं वो आंसर करेंगे कि सर ए के पास। क्यों सोए हुए बोल रहा हूं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा ये sp3 है और ये दिख रहा होगा sp2, परसेंटेज से आपने सोच लिया होगा। लेकिन क्या आपने ध्यान भी दिया कि ये लोन पेयर रुका हुआ है ही नहीं, ये तो डीलोकलाइज्ड है, बोलो। और मैंने बताया था अगर डीलोकलाइज्ड हो जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ को खराब करेगा, लोकलाइज्ड है तो बेसिक स्ट्रेंथ को अच्छा। तो आप यहाँ प्रोटॉन लेके पहुंचे, पता चला ये भाग के इधर चला गया, और उसमें भी नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसने नेगेटिव को अच्छे से पकड़ भी रखा है। तो इस सेंटर की बेसिक स्ट्रेंथ ग्रेटली रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द अदर डबल बॉन्ड एन। मजे की बात यह है कि इस NH2 जो डबली बॉन्डेड NH2 है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ग्रेटली इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द एडिशनल NH2, क्योंकि वो एक तो पहले से फिक्स था, अब और नेगेटिव हो गया रेजोनेंस होने की वजह से, और नेगेटिव हो जाए तो वो प्रोटॉन को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। सो द प्रेजेंस ऑफ अनदर NH2 ऑन डबली बॉन्डेड N increases its, वही तो बता रहा था, डोनेटिंग ग्रुप। आपका दिमाग इस CH3 पे ही लगा रह गया, अरे बाबा कितने अच्छे से डोनेट कर रहे हैं, यही सोचते रह गए। ये इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है और ये किससे डोनेट कर रहा है, प्लस M रेजोनेंस से, एंड रेजोनेंस इज फार मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों में सबसे पावरफुल बेस कौन सा है, इससे ज्यादा ये है और इससे ज्यादा ये। इस बेस का नाम है ग्वानाडीन। बच्चों ये बेस हमारे बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक है, अमीनो एसिड। उन अमीनो एसिड में भी आओगे तो बेसिक अमीनो एसिड में एक नाम आता है आर्जिनिन। आर्जिनिन बेस का एक यूनिट है ये, समझ रहे हो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, राइट इट डाउन, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एंड ग्वानाडीन इज द मोस्ट पावरफुल नाइट्रोजनस बेस known on the planet. डन बेटा, आर्जिनिन, आर्जिनिन का एक पार्ट है ये, है ना, ग्वानाडीन। तो ये सबसे बढ़िया बेस, आप इसके कॉन्जुगेट एसिड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, लिखो तो, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ग्वानाडीन, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ conjugate acid of guanidine।
बनाओ। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं? प्रोटॉन दे करके। चलो प्रोटॉन दोगे तो कहां जाएगा बताओ, किस सेंटर पे जाएगा? ये दोनों पे या ऊपर वाले पे? ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इधर NH2 कार्बन NH2, और इधर क्या बन गया, ये NH2 पॉजिटिव, H प्लस दिया ना, लोन पेयर दिया ना H प्लस को, NH2 पॉजिटिव। अब क्या इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लोगे? बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे। NH2 C NH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब देखो ये लोन पेयर इधर दो तो ये उठ करके यहां जाएगा, क्या बन जाएगा, NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड C NH2 और NH2। कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये लोन पेयर दे दो। क्या समझ में आया? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। 1 सिग्मा एक है और पाई अनेक, मतलब पाई तो एक ही है, लेकिन वो 3 जगहों पे भाग रहा है। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, +1/3 +1/3। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/3 4/3। 1 + 1/3 कैसे है? 1 तो सिग्मा है, पाई कितना है, एक ही था लेकिन 3 सेंटर पे इक्वली डिवाइड हुआ, तो कितना हो गया, कितना आ गया, 4/3। क्या सभी को ये बात समझ में आ रहा है? बोलिए। वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? अच्छा कार्बन है, हाँ, ठीक है। कर लिया सभी ने? क्लियर हो गया? चलो, तो ये तो थे बेटा जो सबसे बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब थोड़े कमजोर इफेक्ट्स की तरफ भी चलते हैं, जैसे इंडक्टिव हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स तो नहीं, उनके भी कुछ इम्पैक्ट आते हैं क्या? देखते हैं। हेडिंग डालो, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ comparison of basic strength
ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। अब बताओ ये जितने भी डिग्री मैंने आपके सामने बोली है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, इन तीनों में क्या लोन पेयर कहीं डिलोकलाइज हो सकता है? नहीं। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन तीनों के केस में लोन पेयर अपने जगह पे क्या है? फिक्स्ड। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं और आपसे डिस्कशन करता हूं कि अमोनिया ले ले रहा हूं बेटा, और एक हाइड्रोजन हटा करके CH3NH2, और एक और हटा करके CH3 C, एक और CH3 और NH2। एक मिनट, यहाँ पे मुझे 2 डिग्री बनाना है तो मैं NH करूंगा एंड CH3, एंड 3 डिग्री कराना है तो सो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर डिग्रीज, अमाइन के अंदर डिग्री कैसे डिसाइड की जाती है? जितने हाइड्रोजन हैं इनको हटाते जाओगे उस हिसाब से उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। एक हाइड्रोजन हटाया यानी RnH2 तो 1 डिग्री, दो हटाया RnR और H हुआ तो 2 डिग्री, तीनों हटा दिया तो 3 डिग्री। चार होता ही नहीं है इसमें, चौथा हटाए नहीं सकते हैं। लोन पेयर किसी R प्लस को दे दिया तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। क्या बोलते हैं? क्वाटनरी। क्वाटनरी। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, क्वाटनरी अमोनियम है। ये तीन तो न्यूट्रल है और ये अमोनियम है, ठीक है। तो सो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि NH2 एंड NH पे CH3 एंड ये 3 डिग्री अमाइन विद अमोनियम। अब इनमें पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ, सोचते हैं कैसे आएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमें पता है कि भाई कोई डोनेटिंग ग्रुप हो तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और होता भी ऐसा है। अगर आप गैस फेज में इसके रिएक्शन देखो, इन गैस फेज, हालांकि बेसिक स्ट्रेंथ को नॉर्मली किस में देखते हैं? वाटर के अंदर। गैस फेज में देखे तो आंसर यही है। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही है। ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा प्लस आई से, इधर तीनों तरफ से प्लस आई, और जितने डोनेटिंग इफेक्ट हो उतना, हालांकि इंडक्टिव सबसे कमजोर इफेक्ट्स में से एक है, लेकिन कम से कम यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ को वो इंडक्टिव ही सही बेटा, लेकिन वही बढ़ाता है। समझ में आया? इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ इन दिस केस। लेकिन जैसे ही तुम इसको पानी में ले लेते हो कहानी गड़बड़ हो जाती है। वाटर के अंदर क्या होगा कि वाटर के अंदर जाने के बाद एक और फैक्टर आ जाएगा विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर। तो जब अमोनिया पानी में जाता है H प्लस आयन लेकर के, तो क्या बन जाएगा? ये NH4 प्लस आयन। और कितने लोग कह रहे हैं, हमने एक और चीज पढ़ी है क्या, कि मोर द स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बेस विल बी स्ट्रॉन्गर। अरे ये जितना स्टेबल हो उतना जल्दी यहां जाना चाहेगा। और कितने लोग कह रहे हैं खूब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बनेंगे, क्योंकि चार चार हाइड्रोजन है इसके पास। वाटर के लोन पेयर के साथ चार चार हाइड्रोजन बनने वाले हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। क्या समझ में आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं RnH2 ले लोगे सर, इसमें प्रोटॉन डाल दोगे तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस है उसमें तीन ही हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होंगे, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं RNH, R ले लो, यानी मैं यहाँ पे CH3 लिखना चाहता हूँ, यहाँ CH3, NH है बेटा। इसके केस में अगर तुम प्रोटॉन दे दो तो ये क्या बन जाएगा? CH3NH। कितने लोग कह रहे हैं सर अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कम हो गया। जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हुआ उतना कम स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट एसिड का। ये बेस थे ना, तो कॉन्जुगेट एसिड। और 3 डिग्री में कितने लोग कह रहे हैं उसमें तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मिलने वाला है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली वन हाइड्रोजन।
तो वाटर के अंदर अगर देखा जाए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर किया जाए उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो रहा है? अमोनिया। अच्छा है, होते कमजोर दोनों ही है। अगर उनमें से कोई एक पावरफुल हो, जैसे इंडक्टिव ज्यादा पावरफुल हो, तो आंसर किससे आ जाएगा? सिर्फ इंडक्टिव से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत पावरफुल हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कमजोर है, इंडक्टिव भी कमजोर है, इसलिए इसमें मिक्स्ड आंसर आता है। सबसे ज्यादा वाटर के अंदर इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑर्डर लिखवा दे रहा हूं, सबसे कम अमोनिया होता है और सबसे बेटर 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री में दोनों ही चीज बैलेंस्ड है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एंड दो प्लस आई भी, और इनके बीच में आते हैं, डिपेंड करता है कि CH3 है या C2H5 है, R ग्रुप कौन सा है, उसके हिसाब से बीच के ऑर्डर शफल करते हैं। जैसे इसके केस में ध्यान से सुनो, इस पर्टिकुलर केस में आपका सबसे बेटर होगा 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। लेकिन जैसे ये मैं कब बात कर रहा हूं, जब R क्या हो है? CH3। जब R वहीं ET हो जाए या PR हो जाए, प्रोपाइल हो जाए, या ऐसे आगे वाले चेन, तो उसमें अमोनिया तो रहता है, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री और 2 डिग्री हमेशा। तो मतलब की पॉइंट क्या है? 2 डिग्री सबसे बेस्ट, अमोनिया सबसे खराब, बीच में ऑर्डर डिपेंड करता है। अब सोचो इथाइल है तो इथाइल का इंडक्टिव बेटर होगा ना मिथाइल के कंपैरिजन में। तो इथाइल इंडक्टिव वाला पावर बेटर है, तो इसलिए इथाइल में देखो 3 डिग्री वाला बेटर होगा। इसके ऊपर वाले में क्या, मिथाइल का इंडक्टिव उतना अच्छा नहीं, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सोच ले रहे हैं। गॉट इट। लेकिन अगर आप वैल्यूज देखो इनके, पीकेबी के वैल्यूज देखोगे तो आपको लगेगा ये कोई मेजर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, इनमें वैल्यूज नजदीक ही रहती। वहीं एक जगह लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाए और एक जगह रुका रहे तो उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। एक का केबी 10⁻⁵ तो दूसरे का -10, 1 लाख गुने का फर्क डाल देता है। ये सब पास पास वैल्यूज है। अगर किसी एक का केबी 2 × 10⁻⁴ है तो दूसरे का 5 × 10⁻⁴, 1 2 गुने 3 गुने 4 गुने का है, 1 लाख 2 लाख गुने का फर्क ये नहीं डालता है। दीज आर ऑल वीक इफेक्ट्स, बट ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो नोट इट डाउन। गैस फेज में आंसर ये है, एक्वस सॉल्यूशन में आंसर ये है, ठीक है, क्योंकि गैस फेज में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रहा है। और एक बात बताओ, जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ाते जाओगे, जैसे इथाइल प्रोपाइल ये सब करते जाओगे, वैसे वैसे सॉल्वेशन कमजोर होता जाएगा ना। बोलो, सॉल्वेशन मतलब कि वही हाइड्रेशन, ये जो चारों तरफ वाटर बन, सॉल्वेशन कमजोर होगा तो नेचुरल सी बात है इंडक्टिव ही उसमें डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ 3 डिग्री आता, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बहुत आगे का डिस्कशन है नहीं, तो यही 3 4 केसेस हैं जो डिस्कस किए हुए एनसीईआरटी। सभी को क्लियर हो गया ये बात?
क्या सभी को समझ आ गया? हाँ, अब देखते हैं हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कंपैरिजन हो गया, तो अब देखते हैं हम लोग थोड़ा एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे हमने देखा था फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, वैसे ही हम एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव लिखो। Comparison of basic strength in aniline and its derivative. In aniline and its derivative. Derivatives. Okay. Comparison of basic strength in aniline and its derivative. Okay. अब देखो, अगर मैं एनिलीन ऐसे ले लेता हूं यहां पे NH2, ओके बेटा, और फिर यहां पे ले लेता हूं NH2 के साथ CH3, फिर यहां ले लेता हूं NH2 के साथ मेटा पे CH3, फिर ले लेता हूं NH2 के साथ पैरा पे CH3। बोलो, ये चारों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना। कैसे करेंगे फिर? तो देखो, डीलोकलाइज तो सभी जगहों पे हो रहा है, यहां से ये डीलोकलाइज होगा रेजोनेंस की वजह से। बोलिए ये सुनो, डबल बॉन्ड NH2, तो वो फैक्टर सभी में कॉमन है, यहां पे भी हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा, सभी जगहों पे हो जाएगा। तो ये CH3 आके क्या करेगा? CH3 इज अ डोनेटिंग ग्रुप। यस और नो? कौन से इफेक्ट से? दो इफेक्ट है जिससे वो डोनेट करता है, हाइपर एंड इंडक्टिव। आप देखो, यहां पहले मैं पैरा वाला पकड़ के चलता हूं, ठीक है। इंडक्टिव इस जगह तक पहुंचने में दम तोड़ देगा अपना, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। सबसे नजदीक यहां इंडक्टिव अच्छा होगा, यहां और खराब करते करते यहां, तो यहां मैं बोलूंगा कि हाइपर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हाइपर कैसे दिखाएंगे, आ जाओ देखते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? यहां NH2, यहां CH H एंड H। बताओ, ये बॉन्ड टूट करके यहां जाएगा, क्योंकि डबल सिंगल एंड सिग्मा है, यही सिग्मा का डिलोकलाइजेशन होता है। तो ये नेगेटिव उठ करके इस कार्बन पे आएगा। क्या बन गया अगला स्ट्रक्चर? अगले स्ट्रक्चर में यहां नेगेटिव आ गया, यहां डबल बॉन्ड CH2 आ गया, H प्लस आ गया, एंड फिर NH2 आ गया। ये लोन पेयर फिर आएगा और यहां। तो क्या आपको दिख रहा है कि सर यहां नेगेटिव तो बिल्कुल नाइट्रोजन के पास पहुंच गया, और जब पास पहुंच जाएगा डोनेट करेगा तो और अच्छे से ये अपना लोन पेयर H प्लस को दे पाएगा। तो यहां तो हाइपर ने इसको बढ़िया किया। जब वो मेटा पे लग जाएगा वही CH3, तो क्या अपना हाइपर यहां पहुंचा पाएगा? नहीं। कैसे नहीं पहुंचा पाएगा? क्योंकि आप देखो, मेटा पे हमेशा याद कर जाओ एक पॉइंट जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, मेटा पे कोई ग्रुप हो तो उसका रेजोनेंस कभी इस जगह तक नहीं पहुंच सकता, उसका हाइपर कभी यहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जैसे ही आप ट्राई करोगे तो देखो, ये उठ के यहां नेगेटिव बनेगा बेटा, और ये नेगेटिव फिर यहां करोगे तो उठ के यहां चला जाएगा, इस कार्बन पे नहीं जाएगा। इसलिए बोलते हैं यहां सिर्फ और सिर्फ प्लस आई। देखो, यहां प्लस आई भी है और हाइपर और प्लस आई दोनों
इंडक्टिव तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, हाइपर डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो यहाँ इन दोनों में हाइपर हाइपर कॉमन है, इसमें प्लस आई है। क्या लग रहा है? सबसे अच्छा बेस तो यही होना चाहिए, बट अगर आप देखोगे तो सबसे खराब बेस होता है ये, सबसे खराब होता है ऑर्थो। फिर कौन सा आता है बेटा? एनिलीन। फिर कौन सा है? मेटा। और सबसे अच्छा पैरा। चलो ये तो समझ में आ रहा है, मेटा पैरा एनिलीन का ये समझ में आ रहा है। हमने सोचा था ऑर्थो सबसे बेस्ट होगा और वो सबसे खराब हो गया। क्या कारण है भाई? ये कौन सा चीज है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो जैसा मैंने आपको बोला था कि इंडक्टिव और हाइपर ये सबसे कमजोर इफेक्ट्स में से एक है। ये सुनो, सबसे कमजोर इफेक्ट्स में से एक है। तो कोई भी ऐसा एबनॉर्मल चीज अगर यहाँ आ जा रहा होगा तो उसको वो खराब कर सकता है। क्या आ रहा है वो समझाता हूं। देखो मैंने बोला है बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ कंपैरिजन करते हैं? वाटर के अंदर, पानी के अंदर। और पानी के अंदर जैसे ही तुम डालोगे तो कितने लोग कह रहे हैं इसका कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा। कॉन्जुगेट कौन होगा इसका? H प्लस आयन लेकर के कौन बनेगा? NH3 प्लस। ये सुनो, NHHH पॉजिटिव। डू यू गाइज अग्री? बोलिए। अब कितने लोग कह रहे हैं इस कॉन्जुगेट के चारों तरफ जो वाटर का लेयर बनने वाला है उसमें ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। तो ये चारों तरफ वाटर के सॉल्वेशन यानी हाइड्रेशन को ये इंपैक्ट करता है। इसलिए एनिलीन पे अगर ऑर्थो पे कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो वाटर रिपेलिंग हो तो वो उसके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी खराब करता है। और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी खराब तो बेसिक स्ट्रेंथ भी खराब। दैट्स द रीजन। यहां भी नाम हम ऑर्थो इफेक्ट ही लिखते हैं, बट यहां ऑर्थो इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस का नहीं कर रहा है, बल्कि द स्टेरिक ग्रुप इज इनहिबिटिंग द हाइड्रेशन। ओके, हाइड्रेशन को खराब कर रहा है। हाइड्रेशन खराब होने से प्रोटोनेशन का चांस खराब होगा। तो कई बार यहाँ पे SIP बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ये जो CH3 ग्रुप है वो प्रोटॉन को ऐड होने से रोकता है। SIP, SIP इफेक्ट। गॉट इट? लिखो ये बात। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is least basic among its derivative and even less basic than aniline. ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। कौन सा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड? सारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में ये प्रॉब्लम नहीं है। किसमें है ये प्रॉब्लम? जो वाटर को रिपेल करे, यानी कौन सा ग्रुप? आर ग्रुप। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विथ किससे? आर ग्रुप, यानी हाइड्रोकार्बन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन with R group becomes least basic among its derivative due to at ortho R group decreases the tendency of hydration of its conjugate acid. R group at ortho decreases the tendency of hydration, वाटर के साथ जो डाइपोल बन रहे हैं ये decreases the tendency of hydration of its conjugate acid. ये conjugate acid है ना, and if conjugate acid is less stable, basic strength will be poor. Conjugate acid is less stable, then basic strength will be poor. Conjugate acid is less stable, then basic strength will be poor.
सभी को समझ में आ गया? बोलिए। सभी को क्लियर हो गया? सो विद दिस एवरीवन, एनिलीन का भी कंपैरिजन हो गया। जैसा मैंने बोला कि हर केस में यहाँ पे उतना स्ट्रांग नहीं लगने वाला है जितना कि हमने बाकी केस में लगाया है बेंजोइक एसिड में, तो इसका ऑर्थो इफेक्ट उतना पावरफुल, यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, वर्ड यहाँ पे भी यूज किया था। अच्छा, अब एक केस देखते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इन डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, SIR इन डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। मतलब मैं आपको एनिलीन का वो कंपाउंड दिखाना चाहता हूं जहां पे SIR होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। देखो देखो ध्यान से देखो, अगर यहां लोन पेयर तुम लेते हो और यहां NH2 लेते हो तो बड़े आराम से ये डीलोकलाइजेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां बेटा दोनों तरफ CH3 ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो लगे हुए हाइड्रोजन है ये इतने बड़े नहीं होते हैं कि इन पे रिपल्शन हो जाए। यहां भी रेजोनेंस बड़े आराम से होगा। रेजोनेंस इज पॉसिबल, रेजोनेंस इज पॉसिबल, डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल। यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि इस जगह पे तुमने N और यहां CH3 और इधर CH3 ले लिया है और यहां CH3 और यहां CH3 ले, यहां होगा SIR, यहां रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अब इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और इस पे जो बल्कि ग्रुप है इनके बीच में रिपल्शन होगा, और ये रिपल्शन इतना स्ट्रांग होता है कि इसका प्लेन ही चेंज हो जाता है। और रेजोनेंस होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि इसका जो लोन पेयर है और इसका जो p ऑर्बिटल है दोनों पैरेलल हो, बिल्कुल सामने सामने। अब अगर ये रिपेल कर रहा है तो ये अपने इन ग्रुप को घुमाता है, जैसे ही ये घुमाएगा ये जो ऑर्बिटल पैरेलल था ये घूम करके परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में कोई पाई बॉन्ड नहीं बनता है, इनमें बनता है, लेकिन अगर वो दूसरा वाला घूम करके कुछ ऐसे हो जाए तो यहाँ पाई बॉन्डिंग ये होता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ SIR है। अब पूछा जाए SIR का इंपैक्ट क्या है, इससे बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ खराब होगा या बढ़िया होगा? तो आंसर है, देखो लोन पेयर अंदर की तरफ डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। क्या डीलोकलाइजेशन बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात या खराब बात? खराब बात। डिलोकलाइज्ड लोन पेयर इज लेस बेसिक, इसका मतलब इन तीनों में सबसे अच्छा बेस कौन है? सी इज बेटर बेस। उसके बाद पूछा जाए ए, और सबसे खराब बी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ को खराब करता है CH3 ग्रुप। सभी को समझ में आया ये बात? बोलिए, ये किसका इंपैक्ट था? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यहां मिलता है। क्लियर? ऐसा ही एक और एग्जाम में पूछा था, बोला था कि ये बताओ अगर यहां पे NO2 ले लिया जाए और यहां NH2 हो, और आप चाहते हो कि ये लोन पेयर घूम करके ये जो नाइट्रोजन अपने सर पे लेके चला जाता है, मतलब ऑक्सीजन के सर पे चला जाता है, तो ये तो बेसिक स्ट्रेंथ को और खराब करेगा। एक तो रेजोनेंस, ऊपर से ऑक्सीजन ने ले लिया। आप इस जगह पे मत जाने दो, क्या कुछ किया जा सकता है उसको बचाने के लिए? आंसर है हाँ भाई, आप इस NH2 के लोन पेयर को अगर रोकना है तो एक तरीका ये था कि इसको RR सब्स्टिट्यूट करके यहां कर दो कि ये अंदर ही ना जाए।
दूसरा ये है कि अंदर तो जाए लेकिन नाइट्रोजन ना ले पाए, मतलब सॉरी ऑक्सीजन ना ले पाए, उसके लिए यहां तुम सब्स्टिट्यूशन कर दो तो ये घूम जाएगा। ये अभी जाएगा यहां पे लेकिन रिटर्न होके ऊपर चला आएगा। तो इस जगह पे इस नाइट्रोजन का यहाँ पे SIR हो जाएगा, मतलब ये लोन पेयर को नहीं ले पाएगा। तो ये भी एक तरीका है दिखाने का जहां पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा। फिलहाल सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस पे है। इसके बाद सभी को समझ में आ गया तो उसको एज अ साइड एग्जांपल रखना। SIR का अनदर केस सबसे मेन था, ये जो 3 मैंने अभी आपको डिस्कस किए विद। ओके, सो दैट्स ऑल एवरीवन।